हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने समझा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की क्या क्या फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा। मतलब यूनिट फर्स्ट जो आपका चैप्टर फर्स्ट है नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, उसको आप देख लीजिएगा, तब ये चैप्टर 2 देखने आइएगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये मैंने अपने चैनल पे एक नई प्लेलिस्ट शुरू की है, जिसमें आप अगर बीबीए कर रहे हो या आप बीकॉम कर रहे हो या फिर एमबीए या एमकॉम कर रहे हो, तो जहां पे भी आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसा टॉपिक या सब्जेक्ट या सिलेबस आपके में है, तो आप ये प्लेलिस्ट देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है ना, वो कई तरह का होता है। किसी का छोटे स्तर का बिजनेस होता है, किसी का बड़े स्तर का बिजनेस होता है। ठीक है, तो जिस टाइप का बिजनेस होता है, मतलब बिजनेस का जो साइज होता है, उसी हिसाब से उसके लेवल्स बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे कि 3 मेन लेवल्स होते हैं हमारे: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या रिफर करता है कि हमारे बिजनेस का जो साइज होता है, उसी हिसाब से मैनेजमेंट का लेवल होता है। ठीक है, चलिए डिटेल में समझते हैं। द टर्म लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट रिफर्स टू अ लाइन ऑफ डेमोक्रेशन बिटवीन वेरियस मैनेजरियल पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस तरह का हमारा साइज होगा, उसी हिसाब से हमारी मैनेजरियल पोजीशन होगी। द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेस when the size of the business and workforce increases। तो जैसे ही हमारे वर्कफोर्स बढ़ जाएंगे और बिजनेस का साइज बढ़ जाएगा, उसी हिसाब से हमारा मैनेजमेंट का लेवल भी बढ़ जाएगा। सीधी सी बात है, अगर आपका छोटे स्तर का बिजनेस है, मात्र 4-5 लोग आपके अंडर में काम कर रहे हैं, तो आपको कोई लेवल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपका बड़े लेवल पे बिजनेस चल रहा है, ठीक है, आपके यहाँ 100-200 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 लेवल बनाने की जरूरत करेगी चीजों को मैनेज करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा वर्कफोर्स होगा, जितना बड़ा बिजनेस होगा, उतना ज्यादा मैनेजमेंट लगेगा। ठीक है, चलिए, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस अ चेन ऑफ कमांड, द अमाउंट ऑफ अथॉरिटी एंड स्टेटस एंजॉयड बाय एनी मैनेजरियल पोजीशन। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या डिटरमाइन करता है? ये बताता है कि आपका चेन ऑफ कमांड कैसा है, कितने अमाउंट ऑफ अथॉरिटी आपने दे रखी है, क्या स्टेटस है, जो कि मैनेजरियल पोजीशन, कितने लोगों की क्या मैनेजरियल पोजीशन है। ठीक है, चलिए, द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है: टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ठीक है, तो टॉप लेवल पे हम बात करें तो टॉप पे कौन आता है? सीधी सी बात है, टॉप पे बॉस आ जाते हैं। ठीक है, मैनेजर्स आ जाते हैं, मेन मैनेजिंग डायरेक्टर्स आ जाते हैं। तो टॉप में हम किसकी बात करेंगे? हम सीईओ की बात करेंगे, जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं। हम सीएमओ की बात करेंगे, जिसको हम चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बोलते हैं। सीएसओ की बात करेंगे, जिसको चीफ सेल्स ऑफिसर बोलते हैं। सीटीओ की बात करेंगे, जिसको चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बोलते हैं। प्रेसिडेंट की बात करेंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करेंगे, मैनेजर की बात करेंगे। मतलब टॉप लेवल पे हमारे जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जितने भी प्रेसिडेंट हैं या सीईओ, सीएफओ, सीएसओ हैं, ये सब आपके टॉप लेवल में आ जाते हैं। मतलब सबसे हाईयर अथॉरिटी जो कि डिसीजन लेती है या कोई भी रूल्स या प्लान्स बनाती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में हमारे ऐसे लोग आ जाते हैं जो टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं। टॉप लेवल में डिसीजंस लिए जाते हैं और उन फैसलों को, उन रूल्स रेगुलेशंस को जो टॉप लेवल में बनाए गए हैं, उनको मिडिल लेवल क्या करता है? लोअर लेवल से फॉलो करवाता है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है आपका मिडिल लेवल। तो मिडिल लेवल में हमारे मार्केटिंग मैनेजर्स आ जाते हैं, परचेज हेड आ जाते हैं, सेल्स मैनेजर्स आ जाते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स आ जाते हैं, मतलब डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाते हैं, ब्रांच मैनेजर्स आ जाते हैं, फाइनेंस मैनेजर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वो आपके मिडिल लेवल में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लोअर लेवल। तो लोअर लेवल या लो लेवल में हमारे सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, फोरमैन, क्लर्क, जूनियर मैनेजर्स, इंस्पेक्टर्स, एम्प्लॉइज, ये सब आपके लोअर लेवल में आ जाते हैं। चलिए, तो और डिटेल में समझते हैं टॉप लेवल के बारे में। तो दे कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सबसे सीनियर या मोस्ट एग्जीक्यूटिव होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो आ जाते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, दे आर यूजुअली रिफर टू एज, इसमें आपके चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब आ जाते हैं। ठीक है,
टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं ना, उन्हीं की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना वेलफेयर उसका होगा, कितना उसका सर्वाइवल, कब तक वो चल पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो डिसीजन मेकिंग वाला काम है वो टॉप लेवल मैनेजर्स ही कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीजें कैसे होंगी, ठीक है, हमें अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या डिसीजन लेना है, ठीक है, सप्लाई के लिए क्या डिसीजन लेना है। तो इसलिए वही टोटली रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के वेलफेयर या सर्वाइवल के लिए, ठीक है। दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। और यही लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं, और उसी डिसीजन से हमारे बिजनेस का सर्वाइवल डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स की, जो एज अ इंटरमीडिएरी वर्क करते हैं, ठीक है। मैनेजर्स एट दिस लेवल एक्ट एज एन इंटरमीडिएरीज बिटवीन टॉप एंड लोअर मैनेजमेंट लेवल्स, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में एक इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, एक लिंक क्रिएट करते हैं, इनफैक्ट हम बोल सकते हैं एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, ठीक है। अगर आपको टेक्स्ट क्लियर ना हो रहा हो तो आप अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, तो आपका टेक्स्ट क्लियर हो जाएगा। इस बार टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा हो गया है, तो मे भी आपको ब्लर दिख सकता है, ठीक है। दे आर सबॉर्डिनेट टू टॉप मैनेजर्स। तो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो सबॉर्डिनेट होते हैं टॉप मैनेजर्स के लिए, और सुपीरियर होते हैं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के लिए। मतलब वो टॉप लेवल को सबॉर्डिनेट करते हैं और सुपीरियर होते हैं किसके लिए, फर्स्ट लाइन या लोअर लेवल मैनेजर्स के लिए। फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हेड्स आर एट दिस लेवल। तो जितने भी डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं वो सब आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, जैसे कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट हेड हो गए, ठीक है, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हेड हो गए, ये सब आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मार्केटिंग डिपार्टमेंट विल हैव अ मैनेजर हु हैज स्किल इन मार्केटिंग। जैसे कि मार्केट डिपार्टमेंट का हेड कौन होगा, जिसके पास मार्केटिंग की स्किल हो, वो मैनेजर कहलाएगा। फाइनेंस टीम में कौन फाइनेंस मैनेजर होगा, जिसके पास अकाउंटिंग का बैकग्राउंड या नॉलेज हो, वो फाइनेंस मैनेजर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की, या सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल लेवल। तो लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि सुपरवाइजर्स इसमें आ जाते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। तो इसमें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स आ जाते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं अचीविंग डेली टास्क असाइन टू देम फ्रॉम मिडिल मैनेजमेंट। तो डेली के टास्क जो रूटीन वर्क कर रहे हैं वही आपकी लोअर लेवल मैनेजमेंट में आ जाते हैं, और इनको मिडिल मैनेजमेंट डेली के टास्क असाइन करता है, डेली के काम देता है, और ये डेली के काम को पूरा करके जाते हैं। तो ये डेली के रूटीन के जो हमारे वर्क है या गोल्स है उनको अचीव करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सुपरवाइजर्स डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान्स ड्रॉन बाय द टॉप मैनेजमेंट। तो जो सुपरवाइजर्स हैं वो डायरेक्टली एफर्ट्स करते हैं वर्कफोर्स के साथ, और इनकी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिमिट करता है कौन, टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि इनकी क्या अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे काम करते हैं, डेली बेसिस का काम करते हैं, ठीक है। तो अगर ये सही से काम नहीं करेंगे तो पूरी कंपनी का काम रुक जाएगा और सही से नहीं हो पाएगा, ठीक है, कंपनी की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये बेसिक लेवल पे काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, ये एक्चुअल वर्कफोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, एंड पास ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट टू द वर्कर्स। तो ये एक्चुअल वर्कफोर्स को, एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करते हैं, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं मिडिल मैनेजमेंट पे उसको वर्कर्स को ये पास करते हैं, ठीक है, इंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए, तो आई होप आपको तीनों लेवल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, और ये जो फंक्शंस है आपके, ये आपने देखे भी डिफिनीशन जो मैंने पढ़ाई थी प्रीवियस चैप्टर में, उसमें बताया था कि ये सारे फंक्शंस प्रोसेस भी कहलाते हैं और फंक्शंस भी कहलाते हैं। तो अगर हम बात करें तो फंक्शंस में क्या होता है, पहले पी आएगा, POS, फिर DO आ जाएगा, ठीक है, DCO आ जाता है। तो पहले प्लानिंग होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगी, फिर स्टाफिंग होगी, फिर डायरेक्टिंग होगी, फिर आपकी कंट्रोलिंग होगी। तो उसी हिसाब से ये है। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो पहले हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग फ्यूचर के लिए की जाती है कि कैसे हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, ठीक है, कितने एम्प्लॉयज की हमको जरूरत है, कितनी मशीनरी की जरूरत है, ये सारी चीजें आपकी प्लानिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट आपकी ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि हम जो प्लान बनाए हैं उसी के हिसाब से अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं,
सारी एसेट्स लेके आते हैं, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉयज को रखते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं कि हमें किस लेवल पे कौन सा एम्प्लॉय चाहिए, कौन सी फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आ जाती हैं। स्टाफिंग की बात करें तो स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट करते हैं और सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस जॉब के लिए हमें रखना है, ठीक है। स्टाफिंग फंक्शन की बात करें तो ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम बेस्ट एम्प्लॉय को बेस्ट जॉब के लिए सेलेक्ट करते हैं। मतलब कि अकाउंटेंट अगर रखना है तो अकाउंटिंग का नॉलेज जिसे उसे ही हम अकाउंटेंट रखते हैं, मतलब जो जिस काम के लिए बना है उसको उसी काम के लिए हम रखते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या करते हैं, हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं या लीड करते हैं, तो वही प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, डायरेक्टिंग का कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं हम कि जो भी अभी तक हमने फंक्शन किया हुआ है उसी के हिसाब से हम अपने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को मेजर करते हैं कि हाँ जो हमने प्लान किया था, जो एम्प्लॉयज को जो काम दिया था उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कंट्रोलिंग में। चलिए और डीप में समझते हैं हम एक एक फंक्शन को। तो पहला प्लानिंग का मतलब आपको क्लियर ही है कि फ्यूचर के लिए हम प्लान बनाते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज। तो ड्यूटीज असाइन करना, ग्रुपिंग टास्क, टास्क को ग्रुप करना, अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करना और एलोकेट करना रिसोर्सेस, कि हमें अपने प्लान के अकॉर्डिंग कौन कौन सी रिसोर्सेस चाहिए, कितनी रिसोर्सेस हमें चाहिए, तो वही सब क्या कहलाता है, ऑर्गेनाइजिंग में आ जाता है। चलिए अब बात करते हैं स्टाफिंग की। तो स्टाफिंग में बात करें तो इट इज फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। तो सही काम के लिए सही व्यक्ति को फाइंड आउट करना ही क्या कहलाता है, स्टाफिंग कहलाता है। तो अपने आप में बहुत ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, इसमें हम पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर सिलेक्शन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी स्टाफिंग में आ जाती है। तो आगे के चैप्टर्स में आप ये सारी चीजें और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डायरेक्टिंग। इट इन्वॉल्व्स, डायरेक्टिंग में क्या आ जाता है, लीड करना आ जाता है, इन्फ्लुएंस करना आ जाता है, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना आ जाता है, ताकि वो जो टास्क उनको दिया गया है वो फुल मोटिवेशन के साथ अपना बेस्ट दे करके उस काम को परफॉर्म करें। दिस रिक्वायर्स एस्टेब्लिशिंग एन एटमॉस्फेयर दैट इनकरेजेस द एम्प्लॉय टू डू देयर बेस्ट। तो मतलब डायरेक्टिंग में क्या आ जाता है कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना अपनी कंपनी में कि एम्प्लॉयज खुद ही इनकरेज होकर अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, ठीक है। तो वही क्या कहलाएगा, डायरेक्टिंग कहलाएगा। चलिए अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का, जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को हम मॉनिटर करते हैं टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हम वैसे परफॉर्म कर रहे हैं अपने गोल्स की तरफ कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस। तो हम परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड बनाते हैं और फिर करंट परफॉर्मेंस को उससे मेजर करते हैं कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाया था उसी के हिसाब से परफॉर्मेंस आ रही है एम्प्लॉयज की या नहीं आ रही है, ठीक है। एंड देन हम कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दिस विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन वेयर एनी डेविएशन इज फाउंड। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं और कोई डेविएशन या प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये सब सीक्वेंस में चलता है। सबसे पहले हम प्लानिंग करेंगे, पहले ऑर्गेनाइजिंग नहीं करेंगे, तो पहले प्लानिंग करेंगे, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम स्टाफिंग करेंगे, फिर हम डायरेक्टिंग करेंगे और फिर कंट्रोलिंग करेंगे, ठीक है। तो सब एक सीक्वेंस में चलेगा, हम आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन को एसेंस कहा जाता है मैनेजमेंट का। तो कोऑर्डिनेशन कोई फंक्शन तो नहीं होता मैनेजमेंट का, लेकिन ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के हम मैनेजमेंट का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में ग्रुप एक्टिविटी करवाई जाती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको एक कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए हम उनसे काम करवाते हैं, ठीक है। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट के जो भी फंक्शन है वो सब कोऑर्डिनेशन पे निर्भर करते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट करेंगे आपस में एक दूसरे से तभी सारे फंक्शंस हो पाएंगे, ठीक है। चलिए तो समझते हैं डिटेल में। कोऑर्डिनेशन इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी ताकत है जो सारे फंक्शंस को मैनेजमेंट के बाइंड करती है, जोड़ के रखती है, ठीक है। इट इज द कॉमन थ्रेड दैट रन्स थ्रू ऑल एक्टिविटीज। तो ये कॉमन थ्रेड की तरफ रोल प्ले करती है सभी एक्टिविटीज में, चाहे वो परचेज की हो, चाहे प्रोडक्शन की हो, चाहे सेल्स एंड फाइनेंस की हो। एंड कॉन्टिन्यूटी इन द वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और एक कॉन्टिन्यूटी को या निरंतरता को बनाए रखती है कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन इज समटाइम्स कंसीडर्ड अ सेपरेट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो समटाइम्स हम इसको एज अ सेपरेट फंक्शन मानते हैं मैनेजमेंट का। इट इज हाउ एवर द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इसको हम एसेंस कहते हैं मैनेजमेंट की। फॉर अचीविंग हार्मोनी एमंग इंडिविजुअल्स एफर्ट्स
टुवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। तो ग्रुप गोल्स को अचीव करने के लिए हमें एक हार्मोनी की जरूरत होती है, कॉपरेशन की जरूरत होती है, इंडिविजुअल एफर्ट्स की जरूरत होती है, जो कि कोऑर्डिनेशन के ही थ्रू पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, वो ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो एक साथ सब काम कर सके इसलिए लोगों को मोटिवेट करता है। हम एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं तभी हम ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो ये हमारे एक्शन में एकता लाता है, यूनिटी लाता है कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट भी क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन भी है। पता चले आज तो आप सारे एम्प्लॉयज एक साथ मिलकर काम कर लिए, लेकिन अगले दिन सब आपस में लड़ने लगे, तब तो काम बिगड़ जाएगा ना। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन हमेशा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज कोऑर्डिनेट करें कल हम लोग लड़ाई कर ले, तो ये कोई तरीका नहीं होता। ठीक है, चलिए अगला है कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। तो कोऑर्डिनेशन को कहा जा रहा है कि ये एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सब एक साथ मिल करके काम करते हैं। ठीक है, सारे फंक्शंस इसी पे डिपेंड करते हैं, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये परवेसिव फंक्शन है, हर फंक्शन में इसकी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। तो कोऑर्डिनेशन क्या है, एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखे, हर एक एम्प्लॉयज के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, सब एक साथ मिल करके काम करें, आपस में लड़ाई झगड़ा या टशन न दिखाएं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि मैनेजरियल स्किल्स क्या क्या होती है। तो मेनली अगर हम देखें तो 3 तरह की मैनेजरियल स्किल्स होती है। एक आपकी टेक्निकल स्किल होती है, दूसरी आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, तीसरी आपकी इंटरपर्सनल स्किल होती है, या फिर हम इसको ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल या ह्यूमन स्किल इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, टेक्निकल स्किल। तो टेक्निकल स्किल में हम टेक्निकल स्किल्स की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ कोई मशीन चल रही है, वो खराब हो जाती है, तो उसको कैसे बनाना है, ठीक है, कैसे सही करना है, या कोई नई मशीन आई है तो उसको हम कैसे अडॉप्ट करेंगे। तो ये सब स्किल्स आपकी किस में आ जाती है, टेक्निकल स्किल में आ जाती है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल। कॉन्सेप्चुअल स्किल में हम कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, थिंकिंग की बात करते हैं, डिसीजन लेने की एबिलिटी की बात करते हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये प्रॉब्लम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आई है तो इसमें हमें क्या सोल्यूशन लेना चाहिए या क्या डिसीजन लेना चाहिए, इस बात का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो वही स्किल आपकी क्या कहलाएगी, कॉन्सेप्चुअल स्किल कहलाएगी या डिसीजन मेकिंग वाली स्किल कहलाएगी। अब नेक्स्ट है आपकी इंटरपर्सनल स्किल, जिसको हम ह्यूमन स्किल भी बोलते हैं। तो अगर हम इंटरपर्सनल स्किल की बात करें तो ह्यूमन स्किल में क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि हमें ग्रुप एफर्ट्स कैसे लेने हैं। मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, हमने पढ़ा भी है कि मैनेजमेंट में क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होती है, एक कॉमन गोल होता है सबका, जिसके प्रति सबको काम करना होता है। तो आप एज अ मैनेजर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने एम्प्लॉयज से एक साथ कोऑर्डिनेट करके कैसे काम करवाना है। ठीक है, तो हाउ टू मतलब हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज से कैसे काम करवाएं, ये हमें अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी यही कहती है कि हमें ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये एम्प्लॉय ये काम कैसे कर पाएगा, हम इसको कैसे कहें कि ये काम करे, नाराज ना हो। ठीक है, तो यही सारी चीजें आपके इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाती हैं। चलिए और डिटेल में समझते हैं इनको हम। तो अगर हम मैनेजमेंट स्किल्स की बात करें तो मैनेजमेंट की वो एबिलिटी, ठीक है, या एट्रीब्यूट जिससे वो एज अ मैनेजर वर्क करता है या लोगों को ऑर्डर देता है स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के, या उसकी जो कैपेसिटी है एक एज एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करने की ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटीज को, वही क्या कहलाती है, उसकी मैनेजमेंट स्किल्स कहलाती है। ठीक है, चलिए और डिटेल में समझते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्किल में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं टेक्निकल स्किल्स की। ठीक है, तो टेक्निकल स्किल्स में हमारी वो स्किल्स आ जाती है दैट गिव द मैनेजर्स द एबिलिटी एंड द नॉलेज टू यूज अ वैरायटी ऑफ टेक्निक्स टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि मैनेजर्स की वो सारी एबिलिटी या नॉलेज जिससे उनके अंदर ये टेक्निक होती है कि कैसे वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। ठीक है, दीज स्किल्स नॉट ओनली इन्वॉल्व ऑपरेटिंग मशीन्स। तो इसमें केवल मशीन्स को ऑपरेट करना या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ही नहीं आ जाता, बल्कि हमें अपने प्रोडक्शन टूल्स या पीसेज ऑफ इक्विपमेंट, हमें ये स्किल भी होनी चाहिए कि हम अपनी सेल्स को कैसे बूस्ट करें, अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करें, कैसे अपनी डिमांड पूरी करें। ठीक है, मार्केट द सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट। तो ये सारी स्किल्स हमारे टेक्निकल स्किल्स में आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल की। ठीक है,
तो these involves the skills manager present in terms of knowledge and ability to abstract thinking, ठीक है। तो इसमें आपकी abstract thinking की बात होती है, या कैसे कोई आइडियाज फॉर्मुलेट किया जा रहा है, कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो उसको कैसे डायग्नोज किया जा रहा है, कैसे एनालाइज किया जा रहा है, और कैसे एक क्रिएटिव सोल्यूशन फाइंड आउट किया जा रहा है, वही सब स्किल्स क्या कहलाती हैं, मैनेजर की कॉन्सेप्चुअल स्किल्स कहलाती हैं। चलिए अब बात करते हैं ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल्स की। तो अगर हम ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल्स की बात करें तो इसमें ऐसी स्किल्स आ जाती हैं जिसमें मैनेजर्स की एबिलिटी की बात की जाती है कि वो कैसे अपने वर्कर से इंटरेक्ट करता है, कैसे उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, कैसे उनसे वर्क करवाता है, मतलब अब काम कैसे करवाता है, कैसे उनके पोटेंशियल को कंपनी में यूज करता है, ठीक है, और कैसे एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है कि वो बेटर रिजल्ट दे सके। तो वही सारी स्किल्स आपकी ह्यूमन या इंटरपर्सनल स्किल्स में आ जाती हैं। तो मैंने आपको 3 तरह की स्किल्स पढ़ाई, आपकी कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और इंटरपर्सनल स्किल्स। चलिए अब हम आगे बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। तो एज अ मैनेजर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैनेजर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे इंडिविजुअल्स जो कहीं ना कहीं हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे अफेक्ट करते हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल प्ले करते हैं, वो सब आपके स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं। जैसे कि क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉयज हो गए, तो ये सब आपके स्टेक होल्डर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है एज अ मैनेजर, ठीक है। तो अगर हम मैनेजर की बात करें तो उसकी ओनर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो ओनर है कंपनी का या जिसने कैपिटल लगाई हुई है उसको हम कैपिटल के साथ साथ कुछ रिटर्न भी दे, फेयर डिविडेंड भी उसको प्रोवाइड करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी एम्प्लॉयज के प्रति। तो अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज के प्रति एज अ मैनेजर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मैनेजर की कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट दे, उनको एक फेयर वेजेस या सैलरी प्रोवाइड करे, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस बनाए, एम्प्लॉय के वेलफेयर के बारे में कुछ प्रोविजंस बनाए, उसको मेडिकल फैसिलिटीज दे, हाउसिंग, कैंटीन, लीव और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दे, ठीक है। तो मतलब एम्प्लॉयज के वेलफेयर के बारे में सोचना ही आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉयज की, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कंज्यूमर की बात करें तो कंज्यूमर के लिए एज अ मैनेजर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैनेजर कस्टमर को सेटिस्फाई करे, उनकी नीड्स का ध्यान में रखे, उनके कंज्यूमर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे, उनको एक अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड या क्वालिटी के प्रोडक्ट अवेलेबल करवाए और एट अ रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल कराए। तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट हम बात करें गवर्नमेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। गवर्नमेंट के प्रति एज अ मैनेजर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैनेजमेंट क्या करे, मस्ट कंडक्ट बिजनेस अफेयर्स इन लॉफुल मैनर। मतलब हम सोसाइटी का ध्यान में रख के, गवर्नमेंट की पॉलिसीज रूल्स को ध्यान में रख के हॉनेस्ट जो है अपना बिजनेस करें और हॉनेस्टली हम टाइम टू टाइम टैक्स और ड्यूज गवर्नमेंट को पे करते रहें, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ गवर्नमेंट। नेक्स्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिटी या सोसाइटी के प्रति होनी चाहिए मैनेजर एज अ मैनेजर। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम कुछ प्रोविजंस बनाए हैंडीकैप पर्संस के लिए, कुछ वीकर सेक्शंस के लिए, कम्युनिटी के लिए जो है कुछ उनको भी प्रोटेक्शन दे, कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करें, पॉल्यूशन को कम करें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, कुछ इंडस्ट्रीज बैकग्राउंड एरियाज में भी बनाए और कुछ प्रोवाइड करें रिलीफ जो है विक्टिम्स ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज, ठीक है, जिनको कोई हादसा हो गया, नेचुरल क्लैमिटीज हो गई है, उनके लिए भी कुछ रिलीफ प्रोवाइड करें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में मैंने आपको जो भी चीजें पढ़ाई वो समझ में आ गई होंगी। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।